समान अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करेंगे। और ये 6 सब्जेक्ट में जो टॉपिक मैं आपके लिए लूंगा, मतलब अपने आप में देखिए बहुत ही एक ऐसी क्लास है जिस क्लास में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक बहुत ही निर्णायक क्लास, बहुत ही स्ट्रेटजिक क्लास और आपके सिलेक्शन वाली क्लास, जिससे आपका सिलेक्शन निकलेगा। ये रिवीजन की क्लास भी है और रिवीजन की क्लास के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाली क्लास भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वो टॉपिक पढ़ चुके हों, कुछ नए वाले भी होंगे। नए जो स्टूडेंट हैं वो फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़े। नए बच्चे जितने भी हैं, यदि आप पहली बार केवल महा रिवीजन बैच में आ गए हो तो नहीं, आप साथ में फाउंडेशन बैच में भी जुड़िए। फाउंडेशन बैच में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे मैं केवल रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर पर्यावरण की विषय वस्तु लेंगे, फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया और सामान्य विज्ञान। ऐसे 6 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये जारी किया जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपका। ये आपका जो है एक निश्चित अवधि के दौरान जो औद्योगिक उत्पाद हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा, कोर सेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में आप देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर है। हमारी इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर हैं, जिनके कारण ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो ये बताने का प्रयास करता है कि जितने भी उद्योग हैं उनकी विकास दर क्या है, क्या विकास दर चल रही है। और उससे इंपॉर्टेंस क्या होता है, उससे हमें नीति निर्माण का कार्य जो करते हैं, है ना, जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा नीति निर्माण बनाया जाता है। पॉलिसी मेकिंग का काम हो गया, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी भी लाई जाती है, और साथ ही जो नीति निर्माण का काम हो गया, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की जो अन्य एजेंसीज हैं। तो ये आपका हर 3 महीने में जो है आपका औद्योगिक सूचकांक जारी किया जाता है, और जिसका उद्देश्य यही होता है कि हमारे देश की जो उद्योग हैं उन उद्योगों की विकास दर क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक बात पहले समझते हैं। देखिए, कोर सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं, इनको हम कोर सेक्टर कहते हैं। कोर उद्योग आपको पता होना चाहिए, टोटल 8 इंडस्ट्रीज हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं जिनको हम कोर सेक्टर कहते हैं, जिनके बिना उद्योग का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका एक भारांश, लगभग 40% भारांश आपका कोर सेक्टर का है। और इसमें से भी इनका एक भार है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका, सबसे ज्यादा वेटेज कितना है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर इनका वेटेज भी देखेंगे। पहले मैं कोर सेक्टर आपको बता देता हूं। जैसे आपने सुना होगा नाम कोयला। कोयला, देखिए कोयला से विद्युत उत्पादन भी होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कोयला हमारा कोर सेक्टर है, जो अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है। कच्चा तेल, ये सब ईंधन के लिए काम आ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो ईंधन से जुड़ी हुई हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन है, प्राकृतिक गैस। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं या गवर्नमेंट के भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन कोर सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हो गया। एक और है रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद। चौथा आपका है रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है। पांचवा है उर्वरक, उर्वरक। ये सारे आप रट लेना, कई बार एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है। 3 और हैं आपके, एक तो लोहा है, इस्पात, एक है आपका सीमेंट, और एक है आपका बिजली, बिजली विद्युत। ये टोटल 8 कोर सेक्टर कहे जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये सारे एनर्जी के सोर्सेस, कोयला से ऊर्जा, कच्चा तेल ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, रिफाइनरी उत्पाद ऊर्जा, और ये भी बिजली भी आपका ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सीमेंट, इस्पात और उर्वरक 3 चीजों को छोड़ दे तो बाकी चीजें जो है आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारा औद्योगिक एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाह रहा था,
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आपका है, सूचकांक, एक चीज तो ये ध्यान रखना कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इसका भारांश कितना है, 40.27%। कितना है, 40.27% का इसका भारांश है, वेटेज है 40.27%, तो इसका वेटेज है। अब इनके भार के आधार पे, मतलब इनका जो वेटेज है कोर सेक्टर में, भार के आधार पे घटनाक्रम, भार के आधार पर घटता क्रम, भार के आधार पर घटता क्रम, भार के आधार पर घटता क्रम क्या क्या है, ये क्रम आपको एक एक करके मैं यहां पे बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना। सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी उत्पाद का, सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा है रिफाइनरी उत्पाद का, और ये बदलता भी रहता है। अभी जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, भार वेटेज के आधार पे इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज्यादा वेटेज है आपका रिफाइनरी उत्पाद का, फिर पड़ता है बिजली का, फिर पड़ता है इस्पात का, बिजली, फिर है आपका इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, फिर कोयला, कोयला, फिर आपका कच्चा तेल, इन सब का वेटेज है। इसी वेटेज के आधार फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। देखिए उर्वरक क्यों है, क्योंकि देश हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी कृषि प्रधान है, तो उर्वरक का बहुत बड़ा योगदान है। उर्वरक सबसे लास्ट में आता है वेटेज में, ठीक है। सीमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, सीमेंट इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री है ना, कोई निर्माण कार्य ही नहीं होगा। प्राकृतिक गैस एनर्जी है, कच्चा तेल, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, ये एक वेटेज है। ये आपका घटते क्रम में है, कैसे है, घटते क्रम में, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इसका घटते क्रम में, घटता क्रम है इसका, सबसे ज्यादा रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, फिर इस्पात, फिर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये सब आपका आएगा, ठीक है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ये क्या करता है, एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन को नापता है कि कितना औद्योगिक उत्पादन हो रहा है। और यह कौन बनाता है डेटा, आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा बनाया जाता है, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हर महीने भी इसको प्रकाशित किया जाता है। हर महीने रिपोर्ट आती है आपकी कि औद्योगिक उत्पादन क्या रहा हमारा। तो यह संकेतक करता क्या है, उद्योगों के समूहों की विकास दर को नापता है कि क्या स्थिति है उद्योगों की, है ना, कौन कौन सी चीजें ज्यादा उत्पादित हो रही, कौन कौन सी चीजें कम उत्पादित हो रही। तो इससे उद्देश्य क्या सिद्ध होता है, इससे हमें पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलती है, नीति निर्माण करने में मदद मिलती है, चाहे वो वित्त मंत्रालय को, चाहे आरबीआई को, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, ठीक है। और साथ ही जो है जो आईआईपी है, इससे हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में भी पता चलता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है उसके बारे में भी पता चलता है, ये बहुत प्रासंगिक है। तो बीच बीच में आपको न्यूज़पेपर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो मैं आपको रफली यहाँ पे डिस्कस कर दिया। दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और कोर सेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ेंगे कि अभी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज की गति बहुत धीमी चल रही है, 3.1% की गति से चल रही हैं। तो जैसे ही कोर इंडस्ट्री आता है अपने दिमाग में कोर इंडस्ट्री रख लेना है कि अच्छा ये कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली कोर इंडस्ट्री है, यानी इसकी ग्रोथ रेट कम चल रही है। ठीक है, हाँ समझ रहे हो आप बात को। अब आगे चलते हैं, ये तो इन्वायरमेंट के बारे में एक टॉपिक हो गया, कोर इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला है पर्यावरण। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण। देखिए पर्यावरण में
मैंने आपको पर्यावरण के दिवस के बारे में बात की थी लास्ट टाइम पे। मैंने बोला था कि पर्यावरण के दिवस याद कर लेना। देखो कुछ दिवस ये हैं जो आप लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़े भी थे। मैंने कुछ दिवस आपको यहाँ पे बताए थे, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कुछ नए दिवस भी देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, आप देख लेना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? 22 अप्रैल को, ठीक है। अब कुछ नए, केवल मैं पर्यावरण के दिवस को ज्यादा हाईलाइट करूंगा, कुछ साइंस टेक के भी हो सकते हैं, बाकी पर्यावरण पे। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस या जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को। अब कुछ नए दिवस देख लेते हैं जो आज के सेशन के लिए मैं लाया हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। एक और अभी जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक नया दिवस अभी जोड़ा गया है। चंद्रयान पहुंचा था आपका, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया गया। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकता है। ये 23 अगस्त को मनाया गया आपका ये, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। फिर से एक बार ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हर साल अब मनाया जाएगा, ठीक है। 2024 में पहली बार मनाया गया आपका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। बाघ दिवस 29 जुलाई। 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ये कुछ पर्यावरण के दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी कुछ मैं दिवस और आपको बताने वाला हूं। मैं दिवस काफी सारे करवाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना आप। दिवस हम कर लेंगे। आगे चलते हैं, पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे। संविधान के स्रोत में मैंने आपको ब्रिटेन से संविधान के स्रोत पढ़ा दिए थे और आयरलैंड से पढ़ लिया था हमने लास्ट उसमें, ठीक है। ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों आपका हो गया था। हाँ, ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों हो गया था। आज आगे चलते हैं, कुछ अन्य से देखते हैं। जैसे एक है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? संविधान के स्रोत की बात कर रहे हैं हमने जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का संविधान 1933 में जर्मनी का संविधान लागू हुआ था, जिसको हम जर्मनी का बीमर गणराज्य का संविधान बोलते हैं। तो इससे हमने आपात उपबंध लिए थे। क्या लिए थे? आपात उपबंध। आपात उपबंध कहां पर हमारे संविधान में बात की गई है? भाग 18 में आपात उपबंध, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये जो हमने लिए हैं कहां से लिए? जर्मनी से, जर्मनी के बीमर गौर संविधान से, यहां से भी हमने उठाए हैं। अब इसके बाद देखिए, एक है आपका सोवियत संघ की। सोवियत संघ जब संविधान बन रहा था तब सोवियत संघ था, रूस नहीं था। वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ 15 देशों का महासंघ था सोवियत संघ। आज आपस में ही लड़े भिड़े पड़े हैं। रूस और यूक्रेन आपस में जुद्ध मचाए पड़े हैं। हमारे गांव में एक भाषा जुद्ध, जुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल मार काट पे उतारू हो जाए,
लड़ाई करते रहे, दिन भर लड़ते रहे, वैसी हालत हो गई रूस और यूक्रेन की, मार काट कर रहे हैं इस समय। अब देखो ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने कहा मैं एक दिन में, वादा करके आए कि एक दिन में ये, अब देखो जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण ले लें। और यूक्रेन भी चाहता है, मैं जेलेंस्की का अभी कमेंट पढ़ रहा था, वो भी चाहते हैं कि अब युद्ध में कब तक पड़े रहेंगे। और सही बात है, रूस से जीत पाना बड़ा कठिन मामला है। अच्छा, रूस को जीत पाना भी कठिन है, रूस से जीत पाना भी कठिन है। रूस एक ऐसा देश है, तो अभी शायद देखो 2025 में जब हम प्रवेश करें तो शायद युद्धों से मुक्ति मिल जाए। बड़ा बुरा हाल कर दिया इन युद्धों ने। सोवियत संघ से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन से। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। दूसरा जो सोवियत संघ से लिया गया, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना तो ली गई अमेरिका से, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो लिया गया है, सामाजिक न्याय की बात जो ली गई है, सामाजिक न्याय ये जो लिया गया है, ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। न्यायिक आदर्श की जो बात ली गई, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। इसके बाद अगला संविधान है फ्रांस का संविधान। बस फ्रांस भर का और देखेंगे, बाकी फिर कल देखेंगे। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस का संविधान कब बना था? 1946 में। फ्रांस में देखो कई सारे संविधान बने, समय के बाद अपडेट होते रहे, नए नए वर्जन। जो लेटेस्ट है 1946, जब हमारा संविधान बन रहा था, 1946 का फ्रांस गणराज्य का संविधान। तो यहां से ही हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसका मतलब क्या है? राष्ट्र का जो मुखिया है वो चुना जाएगा, निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्र की स्थापना की हमने। कैसे की? फ्रांस से लिया, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत हमने यहीं से लिया। का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। बस इतना देख लेते हैं, बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम कल देख लेंगे इसमें। तो ये तीन आपको ध्यान रखना है। जर्मनी से आपात उपबंध लिए, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श, और इससे ये, ठीक है। अब अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका, अगला सब्जेक्ट रख लेते हैं भारत का भूगोल। देखो भारत के भूगोल में मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको तटीय विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया था, तटीय मैदानों के बारे में पढ़ाया था पिछले सेशन में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर इसके बाद मैं इस बार पूर्वी घाट को पहले पढ़ाऊंगा, फिर पश्चिमी घाट को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे तट हैं अलग अलग, जैसे कि ये वाला तट आप देख रहे हैं, ये काठियावाड़ तट है। यहाँ पे ये कच्छ का तट है, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट। फिर यहाँ पे कोंकण तट है, कई बार आया है मैच द फॉलोइंग कोंकण तट के बारे में। तो महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट कोंकण तट कहलाता है। गुजरात का तट, गुजरात में 2 तट हैं, एक कच्छ का तट है और दूसरा काठियावाड़ तट है, या मैदान कह सकते हैं। यहाँ पे कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट आपका कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट कहते हैं। फिर केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। जो पूर्वी घाट पर है आपका, ये वाला पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो जो पूर्वी घाट है यहाँ पे 3 तट हैं। एक तो उड़ीसा का तट है, उत्कल तट बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश वाले तट को काकीनाडा तट भी कहा जाता है, काकीनाडा या उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट, ये कुछ नाम दिए जाते हैं।
और सबसे नीचे है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट, काकीनाडा या उत्कल तट, उत्तरी सरकार, और ऊपर है आपका उत्कल तट। ये कुछ तट हैं आपके। अब इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉपर। हाँ, सभी लोग लिखते भी जा रहे हो ना भाई? क्लास के साथ साथ कुछ लिखते भी जाना है। कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। कमेंट सेक्शन पे जरूर एक्टिव होना है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं क्या? ऐसा मत करो भाई, क्लास को क्लास की तरह रखें, क्लास के टाइम पे रहें और रेगुलर रहना है। कंटिन्यूअस क्लास है अब आपकी, बैक टू बैक क्लास ही हैं सारी की सारी। अब ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये आपका पूर्वी घाट के पूरब में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है आपका ये बंगाल की खाड़ी। तो यहां पे देखिए, इधर आपका पूर्वी घाट है, इधर तो बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और इस तटीय मैदान पे 3 तट हैं आपका। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट या उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के तट को, और यहां पे उत्कल तट उड़ीसा के तट को कहते हैं। ठीक है? तो गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक आपका ये अवस्थित है। गंगा, यहां पे गंगा है ना, गंगा अपना डेल्टा बनाती है ना, गंगा सागर बोलते हैं ना यहाँ पे, है ना, ब्रह्मपुत्र और ये सब आकर के यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है। तो गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ये नया है, नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। देखिए यहां पे क्या है, ये तट आपका मंद है, इसका ढाल मंद है, इसका स्लोप मंद है। क्वेश्चन बहुत बेसिक से पूछ लेता है, इसका ढाल कैसा है? मंद है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। जब भी कभी हम कोई चीज कहेंगे कि ये चीज मंद है, ये चीज तीव्र है, तो इसका एक तुलनात्मक भी होना चाहिए ना। तो पश्चिमी घाट की तुलना, पश्चिमी घाट का जो ढाल है, स्लोप है, वो तेज है, और यहां का ढाल मंद हो जाने के कारण से नदियां डेल्टा बनाती हैं। नदियां अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? गाद, अवसाद, मिट्टी, है ना, ये खूब सारी गाद लेकर आती हैं और यहां के तटों में क्या करती हैं? बिखेर देती हैं। जलोढ़ मिट्टी भर भर के पाई जाती है, यहां पर जलोढ़ मिट्टी भर भर के पाई जाती है। तो यहां पर बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है। तो यहां पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित तट है ये, मतलब ये बहुत उपजाऊ तट है। यहां पर खूब एग्रीकल्चर, खूब खेती, सब कुछ होता है। तो ये आपका बहुत उपजाऊ, क्योंकि यहां पे जलोढ़ मिट्टी बहुत है। यहां पे क्या है? जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के ज्यादा पाए जाने के कारण पीछे क्या है, यहां पे बड़ी मात्रा में कोस्टल रेंज पे जो नदियां हैं अपने साथ मिट्टी ला करके यहां पर जमा कर देती हैं। और मिट्टी इतना जमा कर देती हैं यहां पर, तो यहां पे जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं यहां पर। ठीक है? क्या पाए जाते हैं? जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। अब जो यहां पे जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं उसी को लेकर मैं फोकस करूंगा। अब यहां पे एक एक तट को लूंगा। पहले उत्कल तट के बारे में बात करते हैं। उत्कल तट में बालुका स्तूप बहुत पाए जाते हैं। मतलब यहां पर जो नदियां हैं, और खासकर ये बंगाल की खाड़ी के द्वारा भी यहां पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू के बड़े बड़े स्तूप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है, सीधे सपाट बालू के स्तूप यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है? ये जो उत्कल तट है, ये 400 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा तट के सहारे अवस्थित है। यहां पर बहुत सारे कछुए पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टर्टल्स। ठीक है? ऑलिव रिडले टर्टल्स यहां पर पाए जाते हैं। भितरकनिका करके यहां पर एक जो है आपका भितरकनिका जो है वन्य जीव अभयारण्य है, जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? जब कभी भी आता है, यहां पे गंजम वाला क्षेत्र है ना, कई सारे क्षेत्र यहां पे पाए जाते हैं।
तो 400 किलोमीटर आपका जो है यहाँ पर उड़ीसा का तट है, और यहाँ पर ये गंगा नदी के डेल्टा से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक अवस्थित है। ये तट कहाँ तक? गंगा नदी के डेल्टा से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक आपका ये अवस्थित है। गंगा नदी के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक अवस्थित है। यहाँ पे जब कभी चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के कारण से इस पूरे क्षेत्र में आपदा बहुल क्षेत्र भी है। ये आपका क्या है? आपदा बहुल क्षेत्र भी देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कैसा क्षेत्र? आपदा बहुल क्षेत्र के बारे में भी देखने को ये पाया जाता है। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूंगा, आपको थोड़ा सा समझना है। महानदी और कृष्णा नदी के मध्य का जो तट है, यहाँ पे देखिए महानदी भी यहीं पे बहती है और यहाँ पे कृष्णा नदी भी बहती है। इसके मध्य के तट को देखो, उत्कल तट तो आपका है ही, पर महानदी देखो ध्यान से एक बार समझते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पे गंगा नदी का डेल्टा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पष्ट और डिटेल में जा रहा हूं, डीप में। गंगा नदी का डेल्टा है, हुगली गंगा का डेल्टा जो भी कहें, और यहाँ पे है कृष्णा नदी का डेल्टा। ठीक है, इन दोनों के बीच के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महानदी का तट है, महानदी के तट से लेकर कृष्णा नदी तक के तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट भी इसको कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। किस तट के रूप में? उत्तरी सरकार तट के रूप में भी इसको हम जानते हैं। उत्तरी सरकार तट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट भी यहां पर देखने को मिलता है। हाँ, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो तट है ना, वो है नॉर्दर्न आपका जो है, इसको हम उत्तरी सरकार तट के तौर पे कहा जाता है इसको। अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहां पर देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं चिल्का झील। चिल्का झील 65 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी झील है आपकी। ठीक है, यहाँ पे गोपालपुर क्षेत्र पाया जाता है, ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं, भितरकनिका आपका जो है यहीं पर है आपका, और यहाँ पर बालुका स्तूप बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो बालुका स्तूप भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया उत्कल तट और उत्तरी सरकार तट, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके देख लीजिए। उत्कल तट उड़ीसा का तट है ना, गंगा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक के तट के क्षेत्र को, लेकिन महानदी से कृष्णा नदी तक के बीच का जो तट है, इसको हम विशेष रूप से उत्तरी सरकार तट के तौर पे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका काकीनाडा तट। काकीनाडा तट जो आपका है, ये पुलिकट लेक तक, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर पुलिकट लेक तक अवस्थित है। पुलिकट लेक कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अवस्थित है पुलिकट लेक। तो यहां पर आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेकर के पुलिकट लेक तक जो अवस्थित है, इसको हम बोलते हैं क्या? काकीनाडा तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, बेहरामपुर के मध्य पाया जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के जमा के परिणाम स्वरूप ये आपका बना है। यहीं पर कोलुरु झील अवस्थित है। कोलुरु झील, 2-3 झील अवस्थित है यहाँ पे। कोलुरु झील मीठे पानी की झील है। कोलुरु झील आपकी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये आपकी झील जो है कृष्णा केजी बेसिन बोलते हैं इसको, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पे पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। केजी बेसिन में पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। कोलुरु झील जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य पाई जाती है, मीठे पानी की झील पाई जाती है। यहीं पे पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक पे ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो भारत का लॉन्चिंग पैड है इसरो का। इसरो की जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, इसरो के जितने भी आपके यहाँ पे परीक्षण होते हैं, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, सब यहीं से लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जिसको हम सार कहते हैं। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? यहां पे बहुत सारे बंदरगाह भी पाए जाते हैं। देखो उड़ीसा वाले तट पे एक पारादीप बंदरगाह पाया जाता है, पारादीप। वैसे यहाँ पे विशाखापट्टनम प्रायद्वीप है, प्राकृतिक तौर पे अवस्थित आपका जो है पत्तन है आपका। यहीं पर एक चट्टान है जिसका नाम है डॉल्फिन चट्टान। देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है। यहीं पे एक चट्टान है डॉल्फिन चट्टान, उसमें सुरक्षित है पूरी तरीके से।
तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। इसके अलावा यहाँ पे 2 तट और हैं, एक मुसलीपट्टनम है, बड़ा नाम सुना होगा मुसलीपट्टनम का, और काकीनाडा है। काकीनाडा, मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके यहाँ पे पड़ते हैं इस पूरे तट वाले क्षेत्र में, आंध्रा तट में। अब देखो मैं बहुत डिटेल में क्लास में ही ये चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं रफली आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कोरोमंडल तट आता है, जो आपका पूरा तमिलनाडु वाला तट है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और पुलिकट लेक से लेकर के आपका जो है कृष्णा कुमारी, वो कन्याकुमारी तक, जिसको हम कुमारी अंतरीप कहते हैं, वहां तक आपका अवस्थित है पूरा का पूरा तट। इसमें भी बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पे जल लेकर के आती हैं, जैसे कावेरी प्रमुख नदी है, पेन्नार नदी है, वैगई नदी है, ताम्रपर्णी नदी है, मलार नदी है। ये सारी नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। ये नदियों वाला चैप्टर इससे पहले वाले उसमें मैं पूरा पढ़ा चुका हूं आपका, ठीक है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पे कई सारे बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, नागापट्टनम, ऐसे करके प्रमुख बंदरगाह भी पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बीच है, मरीना बीच, चेन्नई में अवस्थित है। मरीना बीच अवस्थित है, मरीना बीच यहाँ पर अवस्थित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका बीच है। तो ये आप एक बार थोड़ा सा सारे के सारे देख लीजिए, ठीक है। नदियां हैं, उत्तरी सरकार तट, काकीनाडा, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये सारी चीजें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, लिखते रहना है, सभी को लिखना जरूरी है। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। बस ये कुछ आपको रफली चीज़ें पता रखनी है, और या तो तटों से पूछ लेगा या थोड़ा बहुत विशेषताएं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब कल मैं आपको थोड़ा सा पूर्वी घाट एक बार बता दूंगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, पश्चिमी घाट के बारे में एक डिस्कशन हो जाएगा, फिर तटीय मैदान हमारे खत्म हो जाएंगे। टॉपिक ये चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला थोड़ा सा साइंस वाले टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर हिस्ट्री वाले टॉपिक पे जाएंगे। साइंस में देखो, मैंने पिछले सेशन में आपको पोषक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, और इन खनिज तत्वों से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्यों ना खनिज तत्वों के बारे में हम समझ लें, जान लें, ठीक है। मैंने आपको कुछ 2 प्रकार से हमने इनको बांटा था खनिज तत्वों को, एक जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, और दूसरी वो जिनकी मात्रा कम मात्रा में होती है। तो ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व कौन है? कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। पिछले सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले बहुत सारे खनिज तत्व हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि एक आपको पता होगा, हमारी बॉडी में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखो, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछते हैं। कोबाल्ट, हम जो भी भोजन लेते हैं, कोबाल्ट की हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है। कोबाल्ट का योगदान क्या होता है? कोबाल्ट का योगदान होता है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में यदि कोबाल्ट की कमी हो जाए तो ब्लड की भी कमी हो जाएगी। ये आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक के तौर पे है, विटामिन B12 में पाया जाता है, और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाती है, रक्त कम हो जाता है। इसकी कमी हो जाने से क्या हो जाता है? रक्ताल्पता हो जाती है कोबाल्ट की कमी से। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है? और कोबाल्ट हमें मिलता कहां कहां पे? दूध हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, इन सब पे कोबाल्ट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कोबाल्ट का संबंध किससे है? रक्त क्षीणता से या रक्त कमी से, ठीक है। इसके बाद अगला है आयोडीन। आप लोग नमक वगैरह खाते हैं, आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। आयोडीन की यदि कमी हो जाए ना, यहां पे गले में घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। और साथ ही घेंघा रोग के साथ साथ जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, उसमें आयोडीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थायराइड जो होता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है ना कई बार। तो जो समुद्री भोजन है, सी फूड है, दूध है, पनीर है, आयोडीन युक्त नमक है, जो भी नमक लेते हैं, कई बार नमक में क्या होता है? आयोडीन की मात्रा यदि नहीं हुई
तो भी दिक्कत हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। हमारी बॉडी में आयोडीन की भी हमें पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। इसके बाद हमारी बॉडी को चाहिए लोहा। लोहा, आयरन की गोलियां डॉक्टर खिलाता है ना, आयरन की गोलियां लेने पड़ती हैं। और आयरन हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और साइटोक्रोम्स पाया जाता है, वहां पर आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यदि आयरन की कमी हो गई तो हमारा शरीर का जो 2-3 प्रॉब्लम्स होती है, हमारे शरीर का जो एक तरीके से सुरक्षा तंत्र है, या हम कह सकते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो सीधे सीधे डिफेक्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होने लग जाती है और शरीर दुर्बल होने लग जाता है। शरीर में जो है सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है हमारे शरीर का। तो एक तो इससे क्या होता है, एक तो रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी, हमारा इम्यून पावर, बीमारियां बढ़ जाएंगी, हमारा सुरक्षा तंत्र प्रभावित होता है बॉडी का। देखिए हमारी बॉडी में जो इम्यून पावर है ना, WBC बोलते हैं हम उनको। क्या बोलते हैं? WBC, जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। और शरीर दुर्बल होने लग जाएगा, शरीर कमजोर होने लग जाएगा। लोहा इसलिए हमारी तो डॉक्टर क्या करता है, आपको आयरन की गोलियां देता है। आयरन की गोलियां नहीं लेनी है तो आपको क्या करना है, अनाज लेना है। मांस, अंडा, फलियां, हरी सब्जियां, ये सब खाएंगे तो आपको आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पालक में बहुत आयरन होता है, ठीक है, पालक खाइए, है ना। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, डॉक्टर उनको जो है आयरन की गोलियां देते हैं, क्योंकि अब शरीर में जब बच्चा बनता है तो बॉडी में आयरन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी होता है, आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी में जिंक भी पाया जाता है, जिंक की भी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये देखो ये बहुत अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कमी हो जाने से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पाचक एंजाइम्स हैं, ठीक है, पाचक एंजाइम्स है और बहुत सारे बॉडी में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन सभी एंजाइम्स में जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में हैं, वहां पर आपका क्या पाया जाता है, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यदि जिंक की कमी हो गई तो हमारी बॉडी की जो त्वचा है, ये खुरदुरी हो जाती है। कई बार देखते हैं ना, बॉडी की त्वचा हमारी स्मूथ नहीं रहती, खुरदुरी हो जाती है, हमारी वृद्धि रुक जाती है, शरीर में दुर्बलता, कमजोरी महसूस हो जाती है। और यहां तक कि जो हमारे शरीर के अंदर की फर्टिलिटी होती है, जनन क्षमता होती है, वो भी कम होने लग जाती है। ब्लड की भी कमी जिंक की कमी से हो जाती है, ब्लड की भी रक्ताल्पता भी हो जाता है। तो जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। तो जिंक का इंपॉर्टेंस कई सारी चीजों में, पाचक एंजाइम्स में पाया जाता है, आपके कई सारे एंजाइम्स में पाया जाता है, इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि कम हो जाती है, मतलब हमारी जो हाइट है वो कम हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, बॉडी की, शरीर की जो त्वचा है खुरदुरी हो जाती है, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी जो फर्टिलिटी है, जनन क्षमता भी कम हो जाती है। ये सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, ठीक है। एक और चीज है जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी हमारे भोजन में होता है। फ्लोरीन को हम F से दर्शाते हैं। अब फ्लोरीन यदि कम हो जाता है, कई बार आप देखते हैं किसी के दांत को आप देखेंगे तो दांतों में चितकबरापन होता है, कई जगह पे ज्यादा व्हाइट होगा, फिर कम व्हाइट होगा। अब एग्जैक्टली आपने देखा है कि नहीं देखा है, दांत चितकबरे हो जाते हैं। चितकबरा मतलब कलर कई जगह पे ज्यादा फेड हो गया, कई जगह पे बहुत व्हाइट हो गया। तो मतलब जो इसकी कमी जब होती है तो एक तो दांतों में दिक्कत आती है, दांतों की दुर्बलता होती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन का संबंध है दांतों से। यदि फ्लोरीन की कमी होगी, हमारे दांत गड़बड़ होने लग जाएंगे, ठीक है। और फ्लोरीन हमारे हड्डियों और दांतों की सुरक्षा करता है। फ्लोरीन का संबंध हमारी हड्डी और दांतों की सुरक्षा से है, दांतों की सुरक्षा से है, ठीक है। फ्लोरीन का संबंध हमारी हड्डी और दांतों की सुरक्षा से है, ठीक है। तो जब पानी पीते हैं, पानी में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। चाय में भी फ्लोरीन होता है, ठीक है। और समुद्री भोजन, सी फूड जो आपका होता है, वहां पे भी फ्लोरीन पाया जाता है। तभी आप देखते हैं जो यूरोप वगैरह में लोग रहते हैं ना, यहाँ पे यूरोप में सी फूड वगैरह बहुत लेते हैं, है ना, पौष्टिक। लेकिन देखो सब कुछ आज के टाइम पे शाकाहार में उपस्थित है, शाकाहार में सब कुछ मिलता है, कोई बाहर से मांसाहार करने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी मांसाहार को वर्जित किया गया है। कोबाल्ट से रक्ताल्पता हो जाती है, आयोडीन से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग गले में,
और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में पाया जाता है आपका ये, ठीक है। और लोहा से रक्त की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जिंक से हमारे एंजाइम्स में ये पाया जाता है, और जिंक की कमी से हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुंठित वृद्धि, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम, दुर्बल सुरक्षा तंत्र, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। और फ्लोरीन से आपका दांतों की हड्डी और दांतों की सुरक्षा में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको अभी मैं और कल और आपको नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करूँ, नेक्स्ट सेशन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है इसके पहले के सेशन में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में चर्चा हो गई थी। किया था क्या मैंने? यदि नहीं किया होगा तो उनके बारे में भी चर्चा कर देंगे। यहाँ पे चूंकि लिखे हुए हैं ना, ये कैल्शियम, पोटेशियम है ना, ये सब लिखे हुए हैं, तो शायद मुझे लगता हो गई थी, है ना। मैग्नीज तक चर्चा कर ली थी मैंने। एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में यदि कर दी है, नहीं की है तो ये भी कर दूंगा। ये ज़्यादा मात्रा में, देखो ज़्यादा मात्रा में 7 चीज़ें ज़्यादा पाई जाती, ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। अल्प मात्रा में पाए जाने वाले लोहा, फ्लोरीन, जिंक, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सारे 17 टोटल आपके, 17 नहीं लगभग टोटल आपके 11 ये हैं और 7 वो हैं, टोटल 18 हैं आपके खनिज जो हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है। तभी विटामिन एंड मिनरल्स की दवाएं आती हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर के कई बार चेकअप, ब्लड चेकअप कराए करिए, रूटीन चेकअप। उसमें देखिएगा बॉडी में कंपोजिशंस निकल के आ जाएगा कि आपके ब्लड में क्या क्या है। ब्लड टेस्ट से सब कुछ निकल आता है। फिर आप उसके हिसाब से डॉक्टर से दवा लीजिए, डॉक्टर उसके हिसाब से फिर आपको दवा देगा, ठीक है। डॉक्टर उसके हिसाब से दवा देगा, है ना, कि आपका कैल्शियम कम है तो कैल्शियम की दवाएं, आयरन कम है तो आयरन की दवाएं, विटामिन कम है तो विटामिन डी की दवा, विटामिन B12 की दवा, कुछ आते हैं मल्टी विटामिन्स वगैरह आते हैं, बॉडी में कई बार ज़रूरत पड़ती है तो लेते रहना चाहिए था, ठीक है। सप्लीमेंट के तौर पे भी बहुत सारे लोग लेते हैं, कुछ लोग रिवाइटल वगैरह ले लेते हैं। रिवाइटल आता है ना आपका, रिवाइटल वगैरह मुझे इतना सही नहीं लगता है, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन आते हैं। डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर आपको सलाह दे देगा। देखो मैं आपको इतिहास में पढ़ा रहा था विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी, तो हमारे डिस्कशन हुए थे, और हमारा डिस्कशन हुआ था इसको लेकर के, सिकंदर के आक्रमण को लेकर डिस्कशन हो गया था। क्या केवल सिकंदर के आक्रमण को लेकर हुआ था? नहीं, हमारा ईरानियों के आक्रमण को लेकर भी डिस्कशन हुआ था, हखामनी साम्राज्य और यूनानी हमला, सिकंदर का हमले के लेकर के भी डिस्कशन हो गया था। इन दोनों को लेकर हमने चर्चा की थी। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, सिकंदर आया, भारत में हमला किया, ये बात सत्य है। पूरस के साथ बितास्ता का युद्ध हुआ, ये भी सत्य है। मुद्दा इनका इंपैक्ट क्या हुआ। एक मिनट रुकिएगा, समझ में आ रहा है ना सभी को? प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। आया तो सिकंदर, लेकिन आने के बाद उसने प्रभाव क्या डाला, उसके आक्रमण ने भारत को किस तरीके से प्रभावित किया, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले इंपॉर्टेंट है, पहले ईरानी आए थे। मैं यूनानियों के बारे में तो डिस्कस करूंगा ही, ईरानी आए थे, ठीक है। तो ईरानियों के आगमन से, ईरानी आगमन हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा। हिचकी आ रही मुझे लगातार, एक मिनट, अब ये बंद नहीं होगी, मैं अब क्लास कर ही लेता हूं। ईरानी प्रभाव क्या पड़ा, देखो ईरानी प्रभाव, सबसे पहली चीज प्रभाव क्या पड़ा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। कोई भी हमला, कोई भी आक्रमण होता है उसके निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ते ही हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। भारत और पश्चिम एशिया के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। कल्चर, संस्कृति, सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव ही नहीं है कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिले और एक दूसरे से कुछ लेना, ठीक है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान,
सबसे पहला जो चीज है वो ये है। अब यहां पर बहुत सारे विद्वान भारत आए और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लेखन किया। तो इतिहास लेखन का काम, इतिहास लेखन के काम, जितने भी ईरानी हक्कामनी साम्राज्य के शासक है उनके साथ स्लाइलैक्स है ना, स्काइलैक्स, हेरोडोटस, टेसियस, ऐसे जैसे विद्वान थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण के बारे में लिखा, यानी भारत के इतिहास का इतिहास लेखन किया इन्होंने। ठीक है, आपने अशोक के जितने भी स्तंभ देखे हैं, अशोक के स्तंभों में ऊपर जो है इस तरीके से घंटे के आकार की आकृति होती है। अशोक के स्तंभ में ऐसे घंटे के आकार की आकृति होती है। ये ईरान से ही आया। ईरान के जो वहां पे स्तंभ बनते थे उन स्तंभों पर आपका को जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अशोक कालीन घंटाकार गुंबद जो मिलते हैं ईरानी प्रभाव के द्योतक हैं। घंटाकार गुंबद, गुंबद देखो अभी तो हिचकी बंद नहीं होगी, मैं क्लास लूंगा तभी फिर बंद होगी। घंटाकार कई बार बोलते बोलते हो जाता है। घंटाकार गुंबद ये जो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है, ईरानी प्रभाव। देखो यही आपसे पूछा जाएगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके। तो घंटाकार गुंबद जो है ये ईरानी इंपैक्ट है, ईरानी इंपैक्ट के कारण ही आपका ये पड़ता है। ठीक है, दूसरा एक लिपि आई आपकी, अरामाइक लिपि से प्रभावित रही खरोष्टी लिपि का विकास जो हुआ। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि इसका विकास हुआ। खरोष्टी लिपि का विकास, अरामाइक, अरामाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। अरामाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। यह भी दिमाग में बैठाना है आपको। ठीक है, ये चीजें यहां से निकल के आई हैं आपकी। खरोष्टी लिपि ईरान से आई, क्योंकि वहां पे ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था जो कुम्भहार में मिला, अशोक के स्तंभ थे या चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जितने भी स्थापत्य बन रहे थे उन सभी स्थापत्य पर जो है ईरानी प्रभाव देखने को मिला। यानी भारत में जो भी चीजें हुई, इसके अलावा यहां पर सिक्के भी जो थे ईरानी प्रभाव के सिक्के भी जारी किए गए। ईरानी प्रभाव के सिक्के, सिक्के देखिए, ईरानी लिपि का नाम है अरामाइक लिपि, इसी से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। एक ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, ईरानी प्रभाव के सिक्के जो थे, चांदी के सिक्के सिगालोई और सोने के सिक्के डेरिक। चांदी और सोने के सिक्के यहां पर जो चले उनका प्रभाव देखने को मिलता है, ईरानी प्रभाव। सिगलोई ये चांदी का सिक्का होता था और सोने का सिक्का होता था जिसका नाम था डोरिक। डोरिक नामक सिक्का, डेरिक या डोरिक, यह सिक्का आपका यहां पर देखने को मिलता है। हकीमनी साम्राज्य के शासकों में छत्रप प्रणाली देखने को मिलती है और बाद में भारत में भी शक आए, कोई भी आया तो छत्रप प्रणाली का विकास, प्रणाली का विकास, छत्रप प्रणाली का विकास भी देखने को मिला। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कहां से? ईरानी प्रभाव से, ईरानी इंपैक्ट से। सांस्कृतिक आदान प्रदान, इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब देख सकते हैं भारत का इतिहास लेखन किया गया। अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्थापत्य हैं उसमें ईरानी प्रभाव, खरोष्टी लिपि का विकास, ईरानी प्रभाव के सिक्के, चांदी का सिक्का सिगलोई, सोने का सिक्का डेरिक, छत्रप प्रणाली का विकास, ये सब कुछ हमें पारसियन प्रभाव मिलता है, जिसको हम पारसिक प्रभाव, फारसी प्रभाव, ईरानी प्रभाव जो कह सकते हैं कहिए ऐसे। और एक चीज और बताऊं, चूंकि पहले कौन आया था? पहले आए थे ईरानी। तो जब ईरानी पहले आए तो यूनानियों को भी भारत के बारे में जानकारी ईरानियों से मिली। यूनानी पहुंचे, देखो भारत है ये,
ठीक है। भारत में हमला किया ईरानियों ने, ईरान का हमला हुआ। यूनान वालों ने हमला किया पहले ईरान में, हाकामनी साम्राज्य के शासकों को सिकंदर ने हराया। तो जब यूनानी ईरान पहुंचे तो इनको भारत के बारे में जानकारी मिली यहां पे, तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और फिर इसके बाद फिर यूनानी पहुंचते हैं भारत, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। अब तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं यहां पे। मेरा विचार था कि मैं थोड़ा सा और पढ़ाता, पर कोई बात नहीं, अब कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। इसकी याद कोई याद कर रहा है, इसलिए अब क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट भी हो गया, लगभग छह टॉपिक थे, 6 के 6 टॉपिक आपके हो गए। चलिए।